माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी तथा संपूर्ण जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ और मैं आपसे और आपके अभिभावकों से अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी से सरकार द्वारा चलाए गए सभी नियमों का आप गंभीरता से पालन करेंगे। मैं डॉक्टर किरण तिवारी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज शहर मुजफ्फरनगर से आज मैं नागरिक शास्त्र के पाठ 1 शीत युद्ध के दौर के विषय शीत युद्ध के बारे में एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले हम ये देखें कि शीत युद्ध कब, क्यों, कैसे शुरू हुआ और उसका आशय क्या। आप ये देखें कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ सन 1914 से लेकर 1918 तक। इस प्रथम विश्व युद्ध में बहुत जबरदस्त हानि हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, धन जन की बेहद हानि। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सन 1939 से लेकर 1945 तक। बहुत जबरदस्त नुकसान, वज्र युद्ध कहा जाता है, शस्त्रों का युद्ध कहा जाता है, विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। बहुत जबरदस्त युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला। इस 1945 के पश्चात विश्व में 2 महाशक्तियां बनकर हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, यानी जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो विश्व में 2 महाशक्तियां यानी 2 ध्रुव बनी। 2 ध्रुव का मतलब 2 केंद्र बिंदु बने। एक 2 राष्ट्र, केंद्र बिंदु मतलब 2 राष्ट्र ताकतवर बन के उभरे। एक था अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं और एक था सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते हैं। चाहे मैं यूएसएसआर का प्रयोग करूं, चाहे मैं यूएसए का प्रयोग करूं, मतलब दोनों का क्लियर। अगर मैं अमेरिका कहूँ, यूएसए कहूँ, एक ही बात है। अगर मैं सोवियत संघ कहूँ, यूएसएसआर कहूँ, तो भी एक ही बात है। या अभी विघटन के बाद रूस कहते हैं, सोवियत संघ को बार बार रूस कहते हैं, पता नहीं उसको रूस कहते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को रूस पता होता है, इसलिए हम लोग पढ़ाते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि सन 1945 से 90 तक यानी 45 वर्षों तक ये 2 राष्ट्र विश्व में एक ताकतवर शक्ति बनकर उभरे। इन्होंने इन दोनों के बीच, क्योंकि मैं आपको शीत युद्ध, मेरा विषय शीत युद्ध है और युद्ध का मतलब क्लियर होता है। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई और झगड़ा, लेकिन शीत युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन शीत युद्ध मतलब युद्ध की स्थिति बने रहे। यानी युद्ध की स्थिति हर समय बनती है, लड़ाई हर समय रहती है, तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, मनमुटाव रहता है, मतभेद रहता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों की विचारधाराएं अलग हैं। इनकी विचारधाराएं यानी ये विचारधाराओं का युद्ध है। विचारधाराएं अलग है। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद और सोवियत संघ यानी रूस की विचारधारा साम्यवाद है, जिसे हम समाजवाद भी कहते हैं। अभी मैं क्लियर करूंगी दोनों का मतलब भी, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो कह रही हूँ वो सारी बातें आपको बिल्कुल समझ आए। तो पहला राष्ट्र है अमेरिका जिसकी विचारधारा पूंजीवाद, दूसरा राष्ट्र है सोवियत संघ जिसकी विचारधारा साम्यवाद, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। इस अमेरिका की विचारधारा को पहली दुनिया के देश कह देते हैं और सोवियत संघ की विचारधारा को दूसरी दुनिया का देश भी कहते हैं। जब भी हम कभी कहते हैं तो पहली दुनिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई पहली दुनिया कौन सी कही जाती है, तो हम कह सकते हैं पूंजीवादी राष्ट्र पहली दुनिया में आते हैं और दूसरी दुनिया में साम्यवादी राष्ट्र आते हैं। तीसरी दुनिया भी है बच्चों, ऐसा नहीं कि मैं तीसरी दुनिया की चर्चा भी आपने सुनी होगी, गुटनिरपेक्ष देश आते हैं, वो आगे इसी चैप्टर में विस्तृत रूप से व्याख्या की जाएगी। लेकिन अभी हम आपको जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, हम उसी पर बात करेंगे, उससे हटकर कोई बात नहीं। तो पहले हम अमेरिका की विचारधारा की बात करते हैं, क्योंकि दोनों अपनी विचारधारा को उत्तम बता रहे हैं और दोनों अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा दूं पूंजीवाद का, मैं साम्यवाद का मतलब समझा दूं। तो सबसे पहले मैं आपको पूंजीवाद का मतलब समझा दूं। पूंजीवादी देश वो होते हैं, वो देश जो पूंजीवाद को अपनाते हैं, उन देशों में उत्पादन संबंधी सभी फैसले, उत्पादन संबंधी मतलब क्या उत्पादन करना है, किस चीज़ का करना है, ऐसे सभी फैसले प्राइवेट होते हैं यानी निजी क्षेत्र को दे दिए जाते हैं। उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन साम्यवाद में उत्पादन के सभी फैसले सरकारी होते हैं और सरकार ही सारे निर्णय लेती है। यानी यहाँ प्राइवेट चीज़ें नहीं होती, यहाँ निजता नहीं होता, यानी प्राइवेट चीज़ों का खात्मा होता, वहाँ सरकारी चीज़ों का होता है। ये कहते हैं हमारी पूंजीवाद राष्ट्र अच्छा है और ये कहते हैं हमारा साम्यवाद अच्छा है। इस तरह इन लोगों ने काम करना शुरू किया और इन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया। अब मैं अगर कहूँ कि शीत युद्ध में क्या होता है, वास्तविक रूप से अगर शीत युद्ध की परिभाषा बताऊँ तो दोनों की विचारधाराओं का युद्ध, किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होता, रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। यानी क्या है, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें
युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है, हर समय बनी रहती है, यानी अशांति रहती है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच जो है मतभेद है, दोनों राष्ट्रों के बीच ईर्ष्या है। दोनों राष्ट्र लड़ते तो नहीं, अब मैं ये कह दूं कि दोनों लड़ते क्यों नहीं, क्योंकि दोनों सबसे ताकतवर राष्ट्र हैं, सबके पास परमाणु बम संपन्न राष्ट्र है, परमाणु बम का आविष्कार कर रखा ही इस समय भी इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये लड़ते क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं लड़ते कि इन्हें पता है दोनों ताकतवर है, अगर दोनों आपस में लड़ते हैं तो इनकी शक्ति का विनाश होगा, इनका खुद का नुकसान होगा और विश्व का जो होगा। ये तो ये नहीं चाहते कि विश्व का नुकसान हो, लेकिन ये एक दूसरे की विचारधारा को पसंद भी नहीं करते, एक दूसरे से ईर्ष्या करते, इसलिए ये छोटे राष्ट्रों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। छोटे राष्ट्र, आप एशिया के राष्ट्र ले लें, अफ्रीका के राष्ट्र ले लें, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र ले लें, जो भी नव स्वतंत्र हुए, ऐसे राष्ट्रों को मिलाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ। क्यों ऐसा है? मैं आपको कहूँ कि भाई अमेरिका तो बहुत ताकतवर है और सोवियत संघ बहुत ताकतवर है, क्यों छोटे राष्ट्रों को अपनी तरफ मिलाना चाहता है? क्यों अपनी अपनी विचारधाराओं को उनको बताता है और उन्हें अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है, अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार करता है? क्योंकि उन छोटे राष्ट्रों से उन्हें भौतिक संसाधन मिल जाते हैं। संसाधन मतलब कच्चे माल मिलते हैं। एक दूसरा, उन्हें चूंकि इनके पास बहुत सारे सैनिक हैं, रक्षा मंत्रालय इनका मजबूत है, सैन्य क्षमता इनकी मजबूत है, अपने सैनिकों के लिए इन्हें ठिकाने चाहिए, इसलिए छोटे राष्ट्रों को अपनी तरफ मिलाता है। अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध से एक स्थिति है जिसमें युद्ध की आशंका होती है लेकिन युद्ध नहीं होता, यानी शीत युद्ध मतलब ठंडा, शीत मतलब ठंडा, लड़ाई झगड़ा नहीं होता इसमें, लेकिन इसमें युद्ध की स्थिति बनी होती है। इसमें दो गुट हैं, आप देख रहे हैं, अगर मैं शीत युद्ध की विशेषता बताने लगूँ आपको, इसमें दो गुट हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र है, बहुत ताकतवर है, दोनों ने अलग अलग अपने सैन्य गुट बना रखे हैं और दोनों अलग अलग राष्ट्रों को करते हैं। दोनों की कूटनीतिक चालें होती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कूटनीतिक चालें चलती हैं। क्या करते हैं? ये छोटे राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देते हैं, मदद करते हैं, सैन्य क्षमता से मदद करते हैं और उन्हें अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी चालें चलते रहते हैं। अगर मैं शीत युद्ध के बारे में विस्तृत व्याख्या करूं तो सिर्फ दो ही राष्ट्र सामने आएंगे। आपको मैं बताऊं, इन दो राष्ट्रों के पटल पे आने से विश्व में बहुत सारी टेंशन तनाव हुए। जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे राष्ट्र, खुद जिस देश में आप रहते हो वो भारत जैसा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता में भारत के साथ जिम्बाब्वे भी स्वतंत्र हुआ, घाना भी स्वतंत्र हुआ, इंडोनेशिया भी स्वतंत्र हुआ। ये जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इन्हें थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा तनाव। इन्हें लगता है कि अगर इसी तरह विश्व दो गुटों में बटा रहा तो कहीं ना कहीं एक तनाव, एक टेंशन होगा। इसलिए जो है इन लोगों ने, इन देशों ने जो है अपने लिए अलग गुट बनाएंगे बाद में, जिसे हम गुट निरपेक्ष कहेंगे और जिसे हम तीसरी दुनिया कहेंगे। लेकिन अभी इन गुटों की ही ताकत चल रही है और शीत युद्ध इनमें चल रहा है। अब आपको मैं बताऊं शीत युद्ध का कारण क्या है, क्यों शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का पहला कारण मैं आपको बताऊं तो शीत युद्ध का कारण मैं आपको बता रही थी बच्चों, शीत युद्ध आखिर क्यों हुआ। जिस शीत युद्ध में मैं आपने को बताइए कि दोनों राष्ट्रों के बीच टेंशन है, तनाव है, क्यों हुआ ये शीत युद्ध, इसका कारण क्या है? कारण जानना बेहद जरूरी है। क्यों इन दो राष्ट्रों को आपस में नहीं बनती, क्यों इनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं और क्यों इस तरह का संघर्ष इनमें चलता रहता है और क्यों ये विश्व को दो गुट बनाने में लगे पड़े। तो पहला कारण जो है वो है परमाणु बम का आविष्कार। पहला कारण जो है वो परमाणु बम का आविष्कार। मैं आपको बताऊं पहला कारण परमाणु बम का आविष्कार क्यों लिखा। अगर हेडिंग दर हेडिंग पढ़ते जाए हम तो परमाणु बम का आविष्कार क्यों, क्योंकि यूएसए ने यानी अमेरिका ने और ब्रिटेन ने, मैं दोनों राष्ट्र का नाम लिख देती हूँ, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से परमाणु बम का परीक्षण किया। गुपचुप तरीके मतलब अमेरिका तथा ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से, गुपचुप मतलब किसी को पता न चले, इस तरीके से उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। किसी को क्या मतलब, किसी को मतलब क्या, सोवियत संघ। यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ अमेरिका और ब्रिटेन ने एक गुपचुप तरीके से परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। बातें छिपती नहीं, परमाणु बम का परीक्षण छिपता नहीं, वो सबको पता चलता है। कुछ दिनों बाद सोवियत संघ को उसका पता चला और उसने इसको अपने देश में और पूरे विश्व में इस बात को प्रचारित किया कि ये शांति के लिए खतरा है और हमें इसकी भनक भी नहीं लगी और ये परमाणु बम का परीक्षण हुआ। इसका मतलब अमेरिका कुछ भारी करना चाहता है। भारी मतलब
या तो वो युद्ध करना चाहता है, युद्ध वास्तविक वाला युद्ध जिसे रक्त रंजित युद्ध कहते हैं, वो युद्ध करना चाहता है। इसलिए सोवियत संघ को नाराजगी हुई, उसको वैमनस्य और ज्यादा बढ़ गया अमेरिका के लिए और शीत युद्ध शुरू। दूसरा कारण है सोवियत संघ द्वारा, सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर कह रहे हैं आप, और आज के समय में आप रूस भी कह रहे हैं, जो चाहे वो कह रहे हैं। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि काम ही इनका यही है, ये एक दूसरे की आलोचना करते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा काम सोवियत संघ करता है। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर मतलब रूस, बार बार जो अमेरिका की आलोचना करता है। अमेरिका की आलोचना उसने अपने राष्ट्र में इस कदर कर रखी है, अखबारों में, पेपरों में, लेखों में, किताबों में, कि वहाँ की जनता, वहाँ का प्रशासन तो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये तो पहला ही स्टेप है, जब वो अपने ही राष्ट्र में अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है, अमेरिका की आलोचना कर रहा है, बल्कि वो विश्व पटल पे भी यही काम करने की कोशिश करता है। दूसरे राष्ट्रों में, हर राष्ट्र में जाकर अमेरिका की आलोचना करता है, अमेरिका की बुराई करता है। उसने तो अपने राष्ट्र में इस कदर अखबारों और लेखों में अमेरिका की आलोचना की है, अमेरिका के परमाणु बम आविष्कार की आलोचना की है। इस कदर प्रमुखता, बस उनके यहाँ अखबारों में, किताबों में बस एक ही बात की प्रमुखता ही दी जाती है कि अमेरिका ने आज ये कर दिया, अमेरिका ने आज ये बुरा कर दिया, अमेरिका ने आज ये कर दिया। इस तरह की आलोचना हर समय होती रही। इसलिए जो सोवियत संघ की जनता है और जो वहाँ का प्रशासन है, वो तो बिल्कुल अमेरिका से खार खाए बैठा है, अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और इसीलिए दोनों के बीच जो है अशांति होती है, संघर्ष होता है, दोनों के बीच तनाव होता है, वैमनस्य बढ़ता है, और इसीलिए शीत युद्ध हो जाता है। अगला है बर्लिन की घेराबंदी। तीसरा है इन सारी बातों को बताते हुए मैं एक बात और कह दूँ, क्योंकि मैं उन शब्दों का प्रयोग बार बार करूँगी कि जब भी हम अमेरिका को कहें तो हम पश्चिमी राष्ट्र कह लें, और जब भी हम रूस को कहें हम पूर्वी राष्ट्र कह लें। तो जब मैं पूर्वी और पश्चिमी शब्द का प्रयोग करूँ तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा लें। मैं फिर से बता रही हूँ, पूर्वी राष्ट्र मतलब सोवियत संघ की तरफ के राष्ट्र, और पश्चिमी राष्ट्र मतलब अमेरिका। अब आपको मैं बताऊं, सन 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी और बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया। अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो बहुत नाराजगी जाहिर किया। अमेरिका ने कहा ये विश्व के लिए अशांति का काम है, यानी बर्लिन को चारों तरफ से घेरना, क्योंकि बर्लिन के कुछ इलाकों पे अमेरिका का भी अधिकार था, और बर्लिन को चारों तरफ से घेरना अमेरिका ने विश्व के लिए खतरा बताया और अशांति बताया। बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी, आपको बताऊं आज भी बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और बड़ी बुरी तरह लॉकडाउन की वजह से बंद है। और वही बर्लिन एक समय यहाँ पे तनाव का कारण है, शीत युद्ध का कारण है। उसी बर्लिन को चारों तरफ से सोवियत संघ रूस ने घेर रखा है, जर्मनी की राजधानी को चारों तरफ से घेर रखा है, और अमेरिका दोनों ने अपने अपने टैंक दोनों तरफ से लगा रखे हैं, और कहीं न कहीं दोनों के बीच तनाव है। अगला कारण है सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। पहले मैं वीटो का मतलब बता दूं। वीटो मतलब विशेष अधिकार। आपको मैं बताऊं, सन 1945 में जब 24 अक्टूबर 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब एक संघ बना, एक संगठन बना जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो इसलिए बनाया गया कि विश्व में फिर कभी युद्ध ना हो, यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ऐसे कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, इसलिए वो संगठन बनाया। उस संगठन में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो जो 5 स्थायी होते हैं उसमें आप देखिए सोवियत संघ भी आता, उसमें अमेरिका भी आता, उसमें फ्रांस भी आता, उसमें चाइना भी आते, बहुत सारे राष्ट्र आते। स्थायी है, परमानेंट। स्थायी मतलब वो हमेशा रहते हैं, वो कभी नहीं हटते, यानी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हमेशा रहते हैं और वो कभी नहीं हटते। बाकी जो 10 हैं वो हर कुछ दिनों पर हट के नए सदस्य, नए मेंबर बनते हैं। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार को इंग्लिश में
वीटो पावर कहते हैं, यानी एक विशेष शक्ति उनके पास होती है कि अगर कोई भी प्रस्ताव इन 5 राष्ट्रों में, अगर कोई भी प्रस्ताव उसमें डाला जाए, कोई भी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव डाला जाए, वहाँ अपील की जाए उस प्रस्ताव की, तो इन 5 स्थायी राष्ट्रों में से कोई भी राष्ट्र, ध्यान से सुनिएगा, इन 5 राष्ट्रों में से कोई एक भी राष्ट्र अगर उस प्रस्ताव को निरस्त कर दे तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। एक राष्ट्र में इतनी ताकत है वहाँ, वो वीटो पावर का प्रयोग होता है, वो विशेष अधिकार का प्रयोग होता है। सोवियत संघ ने उस वीटो पावर का प्रयोग समय समय पर किया, क्योंकि सोवियत संघ को ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो अमेरिका का है, वो अमेरिका का साथ देता है और अमेरिका के लिए प्रचार का साधन बना। इसलिए सोवियत संघ पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा आए हुए सभी प्रस्तावों पर वीटो पावर का प्रयोग करता है और उसे निरस्त करता है। आप मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ से मतलब साम्यवाद की तरफ से अगर कोई पश्चिमी नहीं, पूर्वी राष्ट्रों की तरफ से यानी पूंजीवाद की तरफ से कोई भी प्रस्ताव आता है तो सोवियत संघ उस वीटो पावर को निरस्त कर देता है, ये कहकर कि ये हमारे हित में नहीं है, ये अमेरिका ने पक्षपात किया, अपने हित में किया। उन्हें लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल अमेरिका का साथ दे रहा है और इसलिए वो वीटो पावर का प्रयोग करता है और बार बार जो है अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्तावों को निरस्त करता है। और इसलिए जो है अमेरिका को उसके खिलाफ कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का टेंशन है, तनाव है, खुन्नस है, कहीं न कहीं वो शीत युद्ध और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगला कारण है बर्लिन संकट। मैं आपको बताऊं, बर्लिन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, बर्लिन जर्मनी की आज राजधानी है, उसके बारे में मैंने पहले भी ऊपर भी बात की, बर्लिन की घेराबंदी के बारे में। और अब मैं दोबारा बर्लिन संकट की बात कर रही हूँ। दरअसल बर्लिन में दूसरा संकट हुआ। मैंने बर्लिन के लिए आपको कहा उसका कुछ इलाका पश्चिमी तरफ है और कुछ इलाका पूर्वी तरफ, यानी कुछ अमेरिका के पास है और कुछ सोवियत संघ के पास है। तो बर्लिन में सन 1961 में अमेरिका ने क्या किया, पश्चिमी क्षेत्रों को और पूर्वी क्षेत्रों को अलग करते हुए बीच में एक दीवार खड़ा कर दी सन 1961 में। वो बर्लिन की दीवार कही जाती है। और अगर नागरिक शास्त्र का बच्चा है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो वो बर्लिन दीवार के बारे में, बर्लिन संकट के बारे में, बर्लिन की घेराबंदी के बारे में उसकी जबान पर रटा होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि बर्लिन को जो है, बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई पूर्वी और पश्चिमी अलग करने के लिए सोवियत संघ द्वारा किया गया, जिससे उनका अधिकृत क्षेत्र अलग हो जाए उनका। और आपको मैं बताऊं, मुख्य कारण माना जाता है शीत युद्ध का। जैसे ही बर्लिन में दीवारें खड़ी हुई, दोनों तरफ सेना खड़ी हो गई, एक तरफ अमेरिका की, एक तरफ रूस की, दोनों तरफ तोपें लगा दी गई, टैंक लगा दिए गए, यानी ऐसा लगता था जैसे युद्ध होगा। आपको मैं बताऊं, हर समय डर के रहने वाली स्थिति, वही तो शीत युद्ध है जिसमें लोग डर कर रहते हैं। ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई बर्लिन की दीवार बनने से, यानी एक बड़ा कारण बर्लिन की दीवार है, बड़ा संकट है। वो दीवार जैसे ही खड़ी हुई, दोनों राष्ट्रों ने दोनों तरफ से अपने अपने असलहे लगाए हैं, तोप लगाई, मिसाइल लगाए हैं और एकदम बिल्कुल तैयार है। जैसे लगता है कि अभी युद्ध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच टेंशन और ज़्यादा होता है। एक कारण जो हमारे देश से जुड़ा है, मैं उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है वो। एक कारण है भारत पाक युद्ध। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान का नाम लेते ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि हम में कितने मधुर संबंध हैं। मधुर मत समझिएगा, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हम दोनों के बीच कैसे संबंध हैं, आपको मैं इस समय कोरोना काल में भी पाकिस्तान की हरकतों से हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत टेंशन चल रहा है। यानी भारत पाक का युद्ध तो हमेशा होने की संभावना बनी रहती है। हुए भी युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुए और हमेशा हमारे यहाँ आप अपने पुराने लोगों को सुनेंगे तो वो कहेंगे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया। हमेशा कहते हैं जब भारत पाक का युद्ध हुआ, जब भारत पाक का युद्ध हुआ तब सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया और हमने पाकिस्तान को हरा दिया। दोनों जितने भी 2 युद्ध शुरू के जो हुए कार्यों के अलावा जो 2 युद्ध हुए शुरू हुए, उन दोनों युद्धों में मध्यस्थता की सोवियत संघ ने हमारी और हमारी उसमें मदद की और इसीलिए जो बहुत आसानी से जो है पाकिस्तान हरा दिया। पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन राष्ट्र है, हमने उसे बड़ी आसानी से हरा दी। इसलिए हमारे पुराने लोग सोवियत संघ को बहुत पसंद करते हैं और वो लोग बार बार रूस शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं रूस बहुत अच्छा राष्ट्र है और उसने भारत की बड़ी मदद की, जितने भी युद्ध हुए उसमें मदद की। तो भारत की और जो मध्यस्थता रूस ने की
वो अमेरिका को नहीं भाया। उस समय अमेरिका भारत का उतना साथ नहीं देता था, तो अमेरिका की मध्यस्थता जो है वो कहीं ना कहीं रूस की मध्यस्थता अमेरिका को पसंद नहीं आई और वो इसलिए टेंशन और तनाव करता है। वो कहता है ये सही बात नहीं है, विश्व के और राष्ट्रों का साथ भी हमें देना होगा। उससे तो मौका मिलता और वो काफ़ी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ भी देना शुरू कर दिया था दोनों युद्धों में। हमारा साथ तो रूस दे रहा था और आप हमेशा सुनेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका उनका साथ दे रहा था। हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार जो ब्लेम लगाता है उस पर, ये मध्यस्थता सही नहीं है, सिर्फ एक राष्ट्र की इतनी मदद करना सही नहीं है। इसलिए दोनों राष्ट्रों के बीच कहीं ना कहीं वैमनस्य होता है और शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध का कारण बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊँ आखिर इतना सब कुछ हुआ और शीत युद्ध हुआ, आपको मैंने सारे कारण भी बताए शीत युद्ध के। अब मैं बताऊँ परिणाम क्या हुआ। परिणाम का मतलब क्या होता है, उस युद्ध के बाद क्या हो रहा है, क्या क्या होगा, कितनी परेशानियाँ आएंगी, कितनी अच्छाई होगी, कितनी बुराई होगी, हम परिणाम में सब कुछ बता देते हैं। अब हम आपको शीत युद्ध का प्रभाव और परिणाम एक ही चीज होता है, चाहे आप इसे प्रभाव कह लो चाहे आप इसे परिणाम कह लो, बात एक ही है। यानी इसका प्रभाव क्या था, तो आपको मैं बताऊं इस शीत युद्ध का सबसे भयंकर प्रभाव विभिन्न प्रकार की बहुत ही भयंकर संघर्षपूर्ण और तनाव को बढ़ाने वाली सैनिक संगठन बने। जैसे सबसे पहले अमेरिका ने नाटो की स्थापना की। नाटो क्या है, नाटो सैन्य संगठन के लिए बनाई गई संधि है। संधि मतलब समझौता, यानी ये समझौता किया गया नाटो द्वारा। इसको नाटो को हम अगर हिंदी में कहें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं हम इसे, और इंग्लिश में हम इसे कहें, क्यों मैं नाटो कह रही हूँ, इंग्लिश में आपको मैं बताऊँ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं पहला अक्षर ले लूँ NATO, इसलिए मैं इसे नाटो कह रही हूँ। यानी नाटो का हिंदी में पूरा नाम क्या हो गया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और दूसरा इंग्लिश में क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और पहले अक्षर को लेकर नाटो कहा गया। यानी एक एब्रिविएशन किया गया, एब्रिविएशन मतलब उसे संक्षेप में करके और नाटो कहा जाता है। यानी नाटो एक सैन्य संगठन के लिए बनाया गया संधि समझौता है। और आपको मैं बताऊं इस समझौते में अमेरिका ने 12 राष्ट्र का इस्तेमाल किया। वो 12 राष्ट्र, यूरोप के 12 राष्ट्र, वो 12 राष्ट्र ताकतवर राष्ट्र, अमेरिका ने उन्हें नाटो के पे साइन करवाए, हस्ताक्षर करवाए और नाटो के मेंबर बनाए, सदस्य बनाए। जिन देशों ने, जिन 12 राष्ट्रों ने नाटो की मेंबरशिप स्वीकार की, इस सैन्य संगठन की मेंबरशिप स्वीकार की, सदस्यता स्वीकार की, उन राष्ट्रों ने आपस में एक समझौता किया, आपस में एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे की सहयोग करने की। और सबसे बड़ी बात क्या है नाटो की, जो हम सभी को जानना होगा, वो ये कि ये राष्ट्र इतनी एक दूसरे की मदद करते हैं कि अगर इन राष्ट्रों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो 12 राष्ट्रों पर हमला माना जाएगा। यानी इनमें से किसी एक पर भी हो गया तो वो सारे के सारे एक साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे। यानी आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये 12 राष्ट्र इतनी एक दूसरे की मदद करते हैं नाटो के, कि अगर एक पे भी हमला हो जाए तो ये सारे जो है एक साथ मिलकर अपने ऊपर हमला मानते हैं और युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। यानी एक भयंकर स्थिति खड़ी करती है ये संधि। दूसरा संधि हुई सीटों की। अमेरिका ने ही एक और सैन्य संगठन के लिए संधि बनाई और आपको बताऊं सीटों को कहा जाता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला SEA ऐसे करके उन्होंने सीटों बना, यानी 60वीं से सीटों कहते हैं। पहला अक्षर आप देखें इसे साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका पहला अक्षर S इसका ले लिया, E इसका ले लिया, A इसका ले लिया, T इसका ले लिया, O इसका ले लिया, तो SEATO तो बन गया सीटो। इन्होंने एक संगठन बनाया और सीटों का काम भी वही साम्यवाद का विरोध करना और साम्यवाद के विरोध में काम करना। यानी मैं आपको कह रही हूँ ये साम्यवाद के खिलाफ, साम्यवाद का विरोध में, यानी साम्यवाद का प्रचार अप्रचार कुप्रचार करने के लिए संगठन अमेरिका ने बनाया। दूसरा कारण क्या है, जब अमेरिका सैन्य संगठन बना रहा है तो रूस सोवियत संघ भी बनाएगा, पक्का बनाएगा, क्योंकि जब अमेरिका ये काम करेगा तो भी करेगा, क्योंकि दोनों के बीच शीत युद्ध है और टेंशन है, तनाव है। इसलिए एक सोवियत संघ ने संगठन किया, उसे कहते हैं वार्सा संधि। और इस वार्सा संधि में सोवियत संघ ने क्या किया, आपको मैं बताऊं, उसने अमेरिका के खिलाफ, जैसे अमेरिका ने नाटो में कुछ राष्ट्रों को लेकर सदस्यता कराई, उसी तरह वार्सा संधि में सोवियत संघ ने कुछ राष्ट्र को अपने गुट में शामिल किया। यानी ऐसे ही तो विश्व को अलग अलग गुटों में बांट रहे थे। उनका सैन्य गुट अलग था, उनका सैन्य गुट अलग था, यानी विश्व 2 गुटों में बंट जा रहा था, गुटबाजी हो रही थी।
और इन्होंने सिर्फ ये गुट इसलिए बनाया क्योंकि अमेरिका ने नाटो बनाया था, तो नाटो के प्रतिरोध स्वरूप, विरोध स्वरूप जो है सोवियत संघ ने वार्षा संधि संगठन बनाया, समझौता किया, और इसमें जो राष्ट्र थे वो भी वही काम करते हैं जो अमेरिका के वो 12 राष्ट्र करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं और एक पर हमला होता है तो दूसरे पर हमला होता है। ये तो यही प्रभाव हो गया, यानी प्रभाव के तहत आपको मैं संधि बता रही हूँ। एक तो सीटो हो गई और एक नाटो हो गई, सोवियत संघ द्वारा बनाई गई वार्षा संधि। मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, नाटो और सीटो अमेरिका द्वारा बनाई गई है, यानी पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा बनाई गई है, और वार्षा संधि जो है वो पूर्वी राष्ट्रों द्वारा बनाई गई संधि। ऐसे संधि संगठन किए गए उस समय जो पूरे विश्व के लिए खतरा थे, और जो इन्हीं दोनों सैन्य संगठन के खिलाफ जो है, आपको मैं बताऊं तीसरा प्रभाव क्या पड़ा। एक प्रभाव पड़ा तीसरा, उसमें नव स्वतंत्र राष्ट्र की चिंता, नव स्वतंत्र चूँकि मैं भारत की रहने वाली हूँ और बहुत बड़ी देशभक्त हूँ और भारत से बड़ा प्यार करती हूँ, तो मैं आपको इस टॉपिक पर ज़रा जोरदार बात करनी चाहूँगी। सन आपको मैं बताऊँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आज़ाद हुए, बड़ी मुश्किल की आज़ादी पाई हमने, बहुतों को खोया, उसके बाद आज़ादी पाई। उन नव स्वतंत्र राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र भी, मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत राष्ट्र नव स्वतंत्र, नव मतलब नया, नई आज़ादी हमने पाई थी। मतलब नई नई आज़ादी का मजा भी हम नहीं चख पा रहे थे जब शीत युद्ध चल रहा था। भारत है, घाना है, इंडोनेशिया, सब जिम्बाब्वे, ये सब उस समय आज़ाद हुए। तो जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको बड़ी टेंशन हो रही है इस गुटबाजी से, इस सैन्य संगठन से और इस शीत युद्ध से। उनको चिंता हो रही कि हमने तो अभी अभी आज़ादी पाई, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आपको पता है जब हम आज़ाद हुए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। आपको मैं बताऊं, शीत युद्ध के बाद हमें तो शरणार्थियों को घर, रोटी, कपड़ा और मकान देने की चुनौती थी, आर्थिक विकास करने की चुनौती थी, रोजगार देने की चुनौती थी, महंगाई कम करने की चुनौती थी, गरीबी मिटाने की चुनौती थी, अशिक्षा खत्म करने की चुनौती थी। इन चुनौतियों का सामना करें कि अभी इस गुट में शामिल हो जाए, ऐसी चिंता हमारी ही नहीं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है सबकी हुई। यानी सभी राष्ट्र जो है नव स्वतंत्र राष्ट्रों की चिंता हुई और उन्होंने एक अपना अलग गुट बना दिया, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी, जिसे तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहते हैं। एक अलग इमेज उन्होंने बनाई और इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। निरपेक्ष मतलब बिल्कुल निरपेक्ष हो जाते हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं इसलिए शामिल नहीं होते, हम मूर्ख नहीं हैं। हम उन बातों की बात करेंगे, अगर जो सही होगा हम उसे सही कहेंगे, जो गलत होगा अगर अमेरिका गलत करता है तो हम अमेरिका गलत कहेंगे, अगर सोवियत संघ कहेगा तो हम किसी भी गुट में नहीं, हम किसी गुट में हस्ताक्षर नहीं करते, किसी सैन्य संगठन में हस्ताक्षर नहीं करते। तो इन्होंने इस टेंशन, इस तनाव में एक तीसरी दुनिया खड़ी कर दी। परिणाम स्वरूप वो था गुट निरपेक्ष राष्ट्र की दुनिया, यानी एक अलग राष्ट्र, एक अलग टेंशन। हर समय शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप हर समय क्या होता था, मुठभेड़ की स्थिति बनी। यहाँ देखिए, मुठभेड़ की स्थिति होती थी अमेरिका और रूस के बीच। मैंने आपको बर्लिन में बताया, दोनों तरफ से उन्होंने अपने टैंक लगा रखे हैं, दोनों तरफ से टेंशन हो रहा, तनाव हो रहा। पूरा विश्व हर समय, हर घरों में मुझे लगता है पूरे विश्व के उस समय यही टेंशन होता होगा कि आज उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, तो किसी भी समय एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। हर समय ये स्थिति बनी रहती थी मुठभेड़ की, कब युद्ध हो जाए इसकी आशंका पूरे विश्व में बनी रहती। इसलिए जो है इस शीत युद्ध ने बहुत घातक प्रभाव किया। और ये आपको मैं बताऊं, सन 1945 से लेकर 1990 तक चला, तब तक जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। और ये तब तक चला, तब तक दो ध्रुवी व्यवस्था ही रही, यही दो ध्रुव यानी दो राष्ट्र थे, और तब तक चला 45 वर्षों तक ये भयंकर चला और इतना भयंकर परिणाम और पूरे विश्व पटल पे अलग अलग स्थिति बनाए हुए था। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरे पढ़ाए हुए इस लेक्चर को आपने समझा होगा।